रात के 12 बजे मोहनपुरी गांव के सुनसान रहने वाली सड़कों पर आज एक अजीब सा शोर हो रहा था। एक और जिसने काले रंग का तांत्रिकाओं वाले कपड़े पहने हुए थे। गांव के कुछ आदमी उसे रस्सी से बांधकर जंगल की तरफ ले जा रहे थे। उसके पीछे पीछे एक तांत्रिक भी चल रहा था। वो वहाँ से भाग जाना चाहता था, लेकिन हाथ और पैरों में पड़ी बेड़ियों और ऊपर से उसको खींचने वाला ताकतवर मर्दाने हाथ उसको कहीं जाने नहीं दे रहे थे। उसी भीड़ में से एक बूढ़ी औरत कहती है, तुम लोग ये ठीक नहीं कर रहे हो, मुझे मारना नामुमकिन है, मैं कभी नहीं मर सकती। तांत्रिक कहता है, तू ऐसा सब इसलिए कह रही है कि हम तुमसे डर जाए और जो तू कर रही है उसको झेलते रहे, लेकिन तेरी ये चाल कभी कामयाब नहीं होने वाली। तभी उसके साथ चल रहा वो तांत्रिक बोला, तुमको तालाब पर ले जाएंगे क्योंकि ग्रहण लगने से पहले हमें वहाँ पहुँचना होगा। इस पर वे सभी लोग उसे तेजी से आगे खींचने लगे। काफ़ी देर बाद चांद पर आधा ग्रहण लग चुका था और वे लोग भी तालाब पर पहुँच चुके थे। तांत्रिक ने अपने झोले से एक छोटी सी मटकी निकाली और फिर उस मटकी से कोई भस्म निकालकर तालाब के चारों तरफ रेखा खींच दी। फिर उसने चांद की तरफ देखा। ग्रहण पूरा होते ही इसको तालाब में फेंक देना। वो सभी अब चांद को गौर से देखने लगे थे। उस औरत को जैसे अपनी मौत का जरा भी कम नहीं था। वो जोर जोर से बस हंसी जा रही थी। वो बोली, तुम लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, इसका खामियाजा तुम लोगों को भुगतना पड़ेगा और तुम्हारा गांव भी इसका खामियाजा भुगतेगा। इस तरह के अल्फाज उसके मुंह से निकल रहे थे। जैसे ही चांद पर पूरी ग्रहण लग गया, उनमें से 2 आदमियों ने उसको पकड़ा। तभी वो बुढ़िया कहती है, बेवकूफ़ हो, तुम लोग ठीक नहीं कर रहे हो। इतना कहकर वो बुढ़िया फिर से जोर जोर से हंसने लगी। तभी उन दोनों ने तालाब में धक्का दे दिया। छपाक से आवाज़ आई और वो तालाब के अंदर समा गई। कुछ देर तक पानी में बुलबुले उठते रहे और फिर एकदम से सन्नाटा छा गया। 4 साल बाद एक गाड़ी मध्यम रफ्तार के साथ रोड पर गुजर रही थी। उसके अंदर दक्षित बैठा हुआ था। वो ड्राइविंग कर रहा था। उसके साथ में थे उसकी बीवी संजना बैठी हुई थी। पीछे दक्षित की बहन रिया और उसकी 10 साल की बेटी मीनू बैठी हुई थी। रिया कहती है, भैया आखिर कब तक हमें इस तरह से और बैठना पड़ेगा, मुझे बहुत थकावट हो रही है। दक्षित कहता है, रिया बस अब पहुँचने ही वाले हैं, थोड़ा और सब्र कर लो। कुछ देर ड्राइव करने के बाद ये लोग एक छोटी सी कॉलोनी में पहुँचे, जहाँ पर सभी घर बहुत ही अच्छे बने हुए थे। एक घर पर एक बोर्ड लगा हुआ था, उसमें लिखा हुआ था बिल्ला हाउस। मीनू कहती है, अरे वाह पापा, ये तो बहुत ही अच्छा है। दक्षित कहता है, मुझे पता था तुम लोगों को पसंद आएगा। दक्षित ने कार साइड में लगाई और ये सभी लोग निकलकर घर के अंदर दाखिल हुए। रिया कहती है, ये सीढ़ियाँ ऊपर की ओर जा रही है तो मैं ऊपर वाला कमरा ही लूँगी। मीनू कहती है, हाँ बुआ चलो चलते हैं। रिया और मीनू अपनी लगेज के साथ सीढ़ियों से होते हुए एक कमरे में पहुँचे। कमरा दिखने में बहुत ही अच्छा था। सामने एक बड़ा सा बेड, बराबर में टेबल, उसके अंदर एक लैम्प। वहाँ से एक तरफ बालकनी में जाने का रास्ता भी था और दूसरी साइड एक बड़ी सी खिड़की थी। मीनू बालकनी में जाकर घर के सामने कॉलोनी को और जंगल का नज़ारा देखने लगी। इस तरह रिया ने वो खिड़की खोली। ये खिड़की घर के ठीक पीछे खुला करती थी। रिया ने देखा कि घर के पीछे एक बड़ा सा तालाब है। उसे देखकर वो बहुत खुश हो गई और बोली, अरे वाह, इतना बड़ा तालाब, मुझे तो लगा था कि यहाँ आकर मुझे स्विमिंग की आदत छोड़नी होगी, लेकिन यहाँ तो मेरा भी इंतजाम है। रिया को स्विमिंग का इतना ज़्यादा शौक़ था कि वो ना तो दिन देखती और ना ही रात। रिया कहती है, मीनू यहाँ आओ, तुझे कुछ दिखाती हूँ। यहाँ पीछे ना एक बड़ा सा तालाब है। मीनू ने कहा, क्या कहा, तालाब? मीनू ने भी अब खिड़की से तालाब देखा तो उसे भी बहुत अच्छा लगा। तभी एक काला सा लंबे नाखून वाला हाथ पानी से बाहर निकला। रात के अंधेरे में वो उन दोनों को ठीक से नजर नहीं आया और फिर वो हाथ वापस से पानी में चला गया। रिया कहती है, जब भैया भाभी सो जाएंगे ना तो हम दोनों स्विमिंग करने चलेंगे। मीनू कहती है, पर बुआ रात के समय कौन स्विमिंग करता है? रिया कहती है, मैं करती हूँ ना, तू बस किनारे में खड़े रहना, ठीक है? थोड़ी देर के बाद हम वापस आ जाएंगे। ये तय करके वो दोनों बेड पर चली गई
और कुछ देर के बाद जब दक्षित और संजना सो गए तो रिया ने एक हैंडबैग लिया और फिर मीनू को साथ लेकर निकली। तालाब पर पहुंचकर उसने हैंडबैग से स्विमिंग कॉस्ट्यूम निकाली और उसे पहनकर तालाब में छलांग लगाई। रिया कहती है, वाह कितना ठंडा पानी है यार। मीनू कहती है, बुआ बुआ ज़्यादा आगे मत जाना। रिया को तैरने में बहुत मज़ा आ रहा था। वो अब तालाब की बीचों बीच तैर रही थी। तभी उसे ऐसा लगा कि किसी ने उसका पैर पकड़ लिया है। रिया कहती है, कौन? उसने पीछे देखा तो तालाब पर उसके अलावा और कोई भी नहीं था, लेकिन अंदर उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके पैरों के आसपास कोई तो घूम रहा हो। वो वापस किनारे की ओर जाने लगी कि तभी वही भयानक काली हाथ ठीक उसकी आंखों के सामने आ गई। उसे देखकर उसका दिल दहल गया, उसका शरीर थर थर कांपने लगा। फिर उसने हिम्मत करके दूसरी तरफ तैरना शुरू किया, लेकिन तभी उसे काले हाथ ने पानी के काफ़ी अंदर से उसका पैर पकड़ा और उसे पानी के अंदर खींच लिया। मीनू ने ये देखा तो वो भी परेशान हो गई। मीनू कहती है, बुआ आप कहाँ हो? आप तो मुझे कहीं नजर ही नहीं आ रही हो। दूसरी तरफ से ना तो कोई आवाज़ आ रही थी और ना ही रिया नज़र आ रही थी। पानी के अंदर रिया छटपटा रही थी। पानी में धुंध में उसको अपने सामने एक तांत्रिक का चेहरा सामने आ गया, जिसे तालाब में डुबो डुबो कर मार दिया गया था। उस औरत ने रिया का गला पकड़ लिया और धीरे धीरे रिया बेहोश हो गई। मीनू रोते हुए कहती है, बुआ 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 तो अभी तक वापस नहीं लौटी, मुझे पापा को बता देना चाहिए। अब मीनू भागकर घर पहुंची और अपने पेरेंट्स को सब कुछ बता दिया। दक्षित कहता है, ये तूने ठीक नहीं किया मीनू, तुझे वहाँ जाने से पहले मुझे बताना चाहिए था। ये कहकर वे दोनों मीनू के साथ तेजी से घर के बाहर निकले। तालाब पर पहुंचने पर उसको अभी भी रिया नजर नहीं आ रही थी। दक्षित कहता है, हे भगवान पता नहीं कहाँ होगी। दक्षित अब पानी में कूदने ही वाला था कि तभी पानी के अंदर से कुछ हलचल होती हुई दिखाई दी। एक जगह से कुछ बुलबुले उठे और फिर रिया अपने बालों को छटकारते हुए पानी से बाहर निकली। वो तीनों ये देखकर हैरान रह गए। रिया एकदम सही सलामत पानी के बाहर किनारे पर उसके सामने आकर खड़ी हो गई। दक्षित कहता है, रिया तुम ठीक हो? मीनू ने बताया कि तुम पानी में डूब गई थी। रिया कहती, अरे भैया ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस पानी में तैर रही थी। ये सुनकर दक्षित ने सुकून की सांस ली और रिया को थोड़ा डांट लिया, लेकिन रिया कुछ नहीं बोली। वो पतली पतली सी लग रही थी। वो उसके आगे आगे चलने लगी। वो तीनों उसके पीछे पीछे हो लिए। रिया के आंखें उस वक्त लाल एकदम अंगारों की तरह चमक रही थी और उसके चेहरे पर एक शैतान मुस्कुराहट। लेकिन ये तीनों पीछे होने की वजह से ये बात नहीं जानते थे। मीनू कहती, बुआ आप तो इतनी देर तक पानी के अंदर थे, फिर आप सही सलामत पानी के बाहर कैसे निकले? ये सुनकर रिया ने मीनू की तरफ गुस्से से देखा। उसकी आंखें फिर से लाल लाल चमक उठी और वो बहुत ही भयानक आवाज़ में बोली, चुपचाप सो जाओ नहीं तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगी, समझ गई? रिया के भयानक अवतार और खौफनाक आवाज़ को सुनकर मीनू डर गई और झट से चादर ओढ़कर सो गई। मीनू का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन अब उसकी आंखें खोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। रिया भी अब अपने बेड पर लेट चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में नींद बिल्कुल भी नहीं थी। उसने करवट बदल बदल कर किसी तरह कई घंटे बिता दिए थे। मीनू अब सो चुकी थी। रिया कहती है, मुझे तो बस भूख बर्दाश्त ही नहीं हो रही, पता नहीं क्या खाऊं। अब इस घर में मेरा मनपसंद खाना होगा भी या नहीं। उसने देखा कि खिड़की से एक बिल्ली अंदर कमरे के अंदर आ गई और दरवाजे से बाहर निकल गई। रिया शैतानी आवाज़ में हंसी। उसकी आवाज़ सुनकर मीनू की नींद खुल गई, लेकिन उसमें आँख खोलने की हिम्मत नहीं थी। रिया अपने बेड से उठी और धीरे से दरवाज़ा खोलकर बाहर चली गई। दरवाज़ा खोलने की आवाज़ से मीनू समझ गई थी कि रिया उसके कमरे से जा चुकी है। मीनू कहती है, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं मम्मी पापा के कमरे में जाकर सो जाती हूँ। ये कहते हुए मीनू बेड से उठी और बाहर निकली। तभी उसे बिल्ली की बहुत ज़ोर से म्याऊं करने की आवाज़ आई, जिसे सुनकर वो डर गई। फिर उसको चवर चवर की आवाज़ आने लगी और जैसे कोई जानवर किसी चीज़ को चबा रहा हो। तो मीनू ने सीढ़ियों से उतरकर देखा कि कॉरिडोर में रिया जमीन पर बैठी हुई है। मीनू की तरफ उसकी पीठ थी, इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि
कि वो क्या कर रही है। मीनू हिम्मत करके उसकी तरफ बढ़ी। उसने थोड़ा आगे बढ़कर जो दृश्य देखा उससे उसकी रूह तक कांप गई। रिया जमीन पर बैठी हुई बिल्ली को मारने के बाद उसका मांस कच्चा चबा रही थी। उसके ओंठों के आसपास काफ़ी सारा खून लगा हुआ था। वो एकदम से डायन की तरह मज़े से कच्चा मांस खाई जा रही थी। ये देखकर मीनू के मुंह से एक खौफनाक चीख निकल पड़ी। हे डियर, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट्स में बताएं और हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।